धन्यवाद अध्यक्ष जी। आज एक ऐतिहासिक दिन है और सदन में बैठे हम सभी साथीगण इतिहास बनते देख रहे हैं। आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक सुधार लाने के लिए आज इन 3 विधेयकों को सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया है। उसमें भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, भारतीय साक्ष्य संहिता 2023। आप तो डायरेक्टर जनरल पुलिस भी रहे ना सर। जो इंडियन पुलिस एक्ट और जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी 1860 और सीआरपीसी 1878, 1973 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस करेगा। इसके लिए मैं तहे दिल से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए बरसों से कोशिश हो रही थी। ढेर सारी कमेटियां बनी थी। उदाहरण के तौर पर बेज बरुआ समिति, मलिमथ कमेटी, विश्वनाथन कमेटी और समय समय पर लॉ कमीशन ऑफ इंडिया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स ने भी बहुत सारे सुझाव दिए थे आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार लाने के लिए। लेकिन 2019 के पहले इसमें कोई सार्थक पहल नहीं की गई थी। पहली बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के दिशा निर्देश में आदरणीय गृह मंत्री जी और गृह मंत्रालय ने इस दिशा में सार्थक प्रयास शुरू किया। ये 4 वर्षों का परिश्रम का फल है कि आज 3 विधेयक सदन के समक्ष लाए गए। इन विधेयकों को लाने के पहले वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन हुआ था और उस वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन में 18 राज्यों, 6 संघ शासित प्रदेशों, सुप्रीम कोर्ट, 16 हाई कोर्ट, 22 विधि विश्वविद्यालय, 142 सांसद और 270 विधायकों से सुझाव प्राप्त हुए थे। स्वयं गृह मंत्री जी ऐसी कंसल्टेशंस में 158 समय पर उपस्थित रहे हैं। इन तीनों विधेयकों को जब लोकसभा में उपस्थापित किया गया तो कुछ त्रुटियां पाई गई, जिसके बाद इसको स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स को रेफर कर दिया गया और स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर्स के रिकमेंडेशंस और सुझाव में संशोधन लाते हुए पुनः इसको सदन के समक्ष उपस्थापित किया गया। एक बात मैं कहना चाहता हूं कि आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट ये अंग्रेजों की हुकूमत को सुदृढ़ करने के लिए, उनके हितों की रक्षा करने के लिए बनाए गए थे। ये दंड देने के लिए बनाए गए थे, ये न्याय देने के लिए नहीं बनाए गए थे। और आज जो हम विधेयक लेके आए हैं, जो सरकार ये विधेयक लेकर के आई है, उसकी जड़ में न्याय देने की भावना है, दंड देने की भावना नहीं। अब मैं उन विधेयक के प्रावधानों पर चर्चा करूंगा, लेकिन उन बातों को कतई दोहराने की कोशिश नहीं करूंगा जो पूर्व के माननीय सांसदों ने अपने अपने क्रम में रखा है। 0 एफआईआर की बात हुई है। 0 एफआईआर पहले से प्रचलन में था, लेकिन उसको कानूनी अमला जामा पहनाने का कार्य इस विधेयक के माध्यम से हुआ है। 0 एफआईआर नागरिकों को सुविधा निश्चित रूप से प्रदान करेगा, इसलिए कि
अपराध यदि किसी थाना क्षेत्र में हुआ है और वो दूसरे थाना क्षेत्र में उसको हमें रजिस्टर कराना है तो हम रजिस्टर करा सकते हैं। वहां से जो एफआईआर है, जो जुरिस्डिक्शन जिस थाने का पड़ता है वहां चला जाएगा और रेगुलर एफआईआर रजिस्टर हो जाएगा। ये 15 दिनों के अंतर्गत इस प्रक्रिया को समाप्त कर लेना है। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक एफआईआर, इलेक्ट्रॉनिक मोड से आप अपना कंप्लेंट दायर कर सकते हैं और 3 दिनों के अंतर्गत उस कंप्लेंट पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा और एफआईआर दायर हो जाएगा। एफआईआर इस प्रकार की एफआईआर दायर करने की जो सुविधा दी गई है नागरिकों को, निश्चित रूप से उस सुविधा को बहुत अच्छे ढंग से और बारीकी से संचालित करने की आवश्यकता है, नहीं तो मल्टीपल एफआईआर की समस्या इकट्ठा हो जाएगी और इन्वेस्टिगेशन में अनावश्यक रूप से विलंब होगा। एक 173(1) जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा है, उसके अनुसार यौन शोषण के मामले में पीड़िता का जो बयान दर्ज करना है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है और ये कंपल्सरी कर दिया गया है। पहले भी अनुसंधानकर्ता अपने अपने इच्छा, अपनी सुविधा के अनुसार वीडियो रिकॉर्डिंग करने का कार्य करते थे, लेकिन पहली बार इसको मैंडेटरी कर दिया गया है और जो 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मुकदमे हैं, उन मुकदमों के प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी की टीम को जाना आवश्यक है। अब ये सवाल उठता है कि इतने सारे एक्सपर्ट्स कहां से आएंगे, तो निश्चित रूप से इसको ध्यान में रखते हुए फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई और जैसी की सूचना है हर 3 साल पर 33 हजार फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स अवेलेबल होंगे और 5 साल के भीतर इस तरह की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। तो निश्चित रूप से इस प्रकार की यदि व्यवस्था सुनिश्चित हो जाती है तो कन्विक्शन रेट में बढ़ोतरी होगी। कन्विक्शन रेट को 90% से ऊपर ले जाने की सरकार की मंशा है। एक और बात जो निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा लाभदायक होगी कि किसी भी व्यक्ति की यदि गिरफ्तारी होती है थाने में, तो उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना देने के लिए एक एएसआई रैंक का ऑफिसर नामित होगा पुलिस स्टेशन में और जिले में भी। ये गिरफ्तारी की सूचना डीके बसु का जो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है, उसमें ये था, इसको गिरफ्तारी की सूचना देनी थी, लेकिन थाने से किसी प्रकार की गिरफ्तारी की सूचना जो व्यक्ति पकड़ा जाता था उसके माता पिता या उसके नियर रिलेटिव्स को नहीं दी जाती थी। इस प्रावधान के चलते अब उनको कंपल्सरी हो गया है, मैंडेटरी हो गया है कि वो उसकी सूचना देंगे ही देंगे और सूचना इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी दी जा सकती है और टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से भी दी जा सकती है। इस बीएनएस के प्रावधानों से पॉक्सो पीड़ितों को और बलात्कार के पीड़ितों को प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज कराना सुनिश्चित होगा। इस प्रकार की सुविधा कोई पहले नहीं थी और ये इस प्रकार की सुविधा निश्चित रूप से इस एक्ट के अनुसार दी गई है। पीड़िता का बयान बंद कमरे में मजिस्ट्रेट के सामने उसकी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए जरूरी किया गया है। इस तरह की कार्रवाई को सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसी प्रकार बीएनएस की धारा 193 के अनुसार बच्चों के खिलाफ जो अपराध
दर्ज किए जाते हैं, उन अपराधों का अनुसंधान 2 महीने के अंतर्गत समाप्त किया जाना है। और अनुसंधान में हुई प्रगति की जानकारी भी 90 दिनों के भीतर देनी है और उसके बाद हर 15 दिन जो इन्वेस्टिगेशन में प्रोग्रेस होगा उसकी भी जानकारी इलेक्ट्रॉनिक मोड से दी जानी है। एफआईआर से लेकर के केस जारी से लेकर के चार्जशीट से लेकर के जजमेंट तक की जितनी भी कार्रवाई है सबको डिजिटलाइज करने की बात कही गई है। आरोप पत्र को दाखिल करने के लिए 90 दिनों का समय दिया गया है। विशेष परिस्थिति में कोर्ट की अनुमति से और 90 दिन का समय लिया जा सकता है, यानी 180 दिन के अंतर्गत 6 महीने के अंतर्गत आपको उस केस का अनुसंधान समाप्त करना है। जो व्यवहारिक स्थिति है और जो आज देखने को मिलता है कि 90 दिनों की बात कौन कहे, 2-2 साल 3-3 साल तक या उससे भी ज्यादा अवधि तक कांड अनुसंधान के अंतर्गत लंबित रहते हैं। इस संदर्भ में मैं यही कहना चाहता हूं कि जो धाराओं में प्रोविजन किया गया है, जो धाराओं में प्रावधान किया गया है, उन प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। मॉनिटरिंग क्लोज होनी चाहिए और जो लोग भी इन प्रावधानों को नहीं मानते हैं या उन प्रावधानों के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, उनके विरुद्ध डेटरेंट पनिशमेंट का प्रावधान होना चाहिए। सारे कदमों पर, सारे स्टेजेस पर टाइमलाइन की व्यवस्था की गई है। अनुसंधान 90 दिन के अंतर्गत समर्पित कर देना है। 90 दिन से यदि आवश्यकता ज्यादा है तो कोर्ट का परमिशन चाहिए। इसी तरह से एक बार जब केस कोर्ट में कमिट हो जाता है तो 60 दिनों के भीतर जो पेपर्स, पुलिस पेपर्स उसको मिलने हैं मिल जाते हैं, तो 60 दिनों के अंतर्गत डिस्चार्ज पिटीशन डाल देना है। और 60 दिनों के अंतर्गत यदि डिस्चार्ज पिटीशन आप नहीं डालते हैं तो उस पर आप अपने अधिकार से वंचित रह जाते हैं। 30 दिनों के अंतर्गत एक बार ट्रायल समाप्त हो जाने के बाद 30 दिनों के अंतर्गत जजमेंट डिलीवर करना है और उसके बाद 7 दिनों के अंतर्गत उस जजमेंट को अपलोड कर देना है। ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसमें टाइमलाइन सुनिश्चित किया गया है और इस टाइमलाइन को एडहेयर कराना, सुनिश्चित कराना अत्यंत आवश्यक है। एक और व्यवस्था की गई है जो राज्य सरकारों के स्तर से या अन्य स्तरों पर सिविल सर्वेंट या पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध यदि किसी प्रकार का आरोप पाया जाता है और उनको उस केस को कमिट करने की आवश्यकता होती है तो सैंक्शन लेना पड़ता है। अब सैंक्शन की स्थिति ये होती है कि राज्य सरकार उस पर लेकर के बैठे रहती है। उसमें अब 120 दिनों की बाध्यता बना दी गई है कि 120 दिनों के अंतर्गत राज्य सरकार को सैंक्शन देना होगा। यदि राज्य सरकार सैंक्शन नहीं देती है तो वो डीम्ड सैंक्शन माना जाएगा। इसी तरह से जो सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है, हालांकि उसकी चर्चा पहले हो चुकी है, कि चाइल्ड इन एब्सेंशिया का प्रोविजन किया गया है, उसको ज्वाइंट ट्रायल माना जाएगा और ज्वाइंट ट्रायल मान करके उसकी सुनवाई होगी और जो भी पनिशमेंट दे होगा उसको पनिशमेंट मिलेगा और उसके लिए उसको आकर के कोर्ट के सामने अपने पनिशमेंट के अगेंस्ट में अपील करना पड़ेगा। ये प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर का जहां तक प्रश्न है,
वो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर सेशंस कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर होते हैं, उसकी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया के अंतर्गत जो भी प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर हो गया उसकी संपत्ति की कुर्की जब्ती की जा सकती है। ये प्रावधान इसमें किया गया है। जो इम्पोर्टेंट प्रावधान किया गया है वो समरी ट्रायल का। समरी ट्रायल में जो पहले प्रोविजन था उसमें 2 साल जिस केस का पनिशमेंट होता था उसी को समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाता था, लेकिन आज उसको बढ़ा करके 3 साल वाले केसेस को जिसमें पनिशमेंट है उसको समरी ट्रायल के अंतर्गत रखा जाएगा, उसका समरी ट्रायल होगा। ऐसे केसेस की संख्या काफी है, तो निश्चित रूप से जो लंबित कांड है और लंबित केसेज हैं उनकी संख्या में कमी आएगी। हैंड कफिंग के बारे में एक बीच में मामला काफी पेचीदा हो गया था। अब इस प्रावधान के अंतर्गत शुरू में अरेस्ट करने के टाइम में और कोर्ट में प्रोड्यूस करने के टाइम में हैंड कफिंग सर्टेन मामले में की जा सकती है। उन सारे मामलों का विस्तृत वर्णन किया गया है, उनको दोहराने की आवश्यकता नहीं है। एक बात और जो इम्पोर्टेंट कही गई है कि केंद्र सरकार द्वारा यदि दया याचिका प्राप्त होने पर राज्य सरकार से कमेंट प्राप्त होने पर 60 दिनों के भीतर यथासंभव शीघ्र अपने मंतव्य के साथ राष्ट्रपति जी को भेज देने की आवश्यकता है। और कोई भी केस का विड्रॉल तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि जो कंप्लेंट है उसकी राय नहीं ले जाए। पहले क्या होता था कि जो दोषी पाए जाते थे वो निर्दिष्ट जो उनकी सजा की अवधि होती है उस अवधि के अंतर्गत जमानत पर रिहा करने का मनमाने तरीके से उपयोग होता था। इस रिहाई में उन लोगों को रिहा करने का कोई प्रावधान नहीं है जिनको आजीवन कारावास दिया गया है या मौत की सजा सुनाई गई है। अब इस एक नए प्रावधान के अनुसार मंत्री और राष्ट्रपति जी के बीच में यदि किसी प्रकार का कोई पत्राचार हुआ है तो उस पत्राचार को कोर्ट नहीं मंगा सकता है, उसका अवलोकन नहीं कर सकता है। यह प्रावधान इसमें किया गया है। आईपीसी की 4-5 मुख्य बातें हैं जो सभी ने अपने वक्तव्य में कहा है, लेकिन वो सेडिशन और वो मॉब लिंचिंग और ट्रायल इन एब्सेंशिया या इलेक्शन रिलेटेड जो मैटर्स हैं जो आईपीसी में लाए गए हैं, वो इलेक्शन रिलेटेड मैटर्स जो है उस पर चर्चा की जा सकती है, क्योंकि उसके बारे में किसी ने कुछ कहना नहीं कहा है। ये एक चर्चा का विषय था कि पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में इलेक्शन से रिलेटेड जो केसेज हैं उनके बारे में ऑलरेडी प्रावधान किया गया है, तो इसको आईपीसी में लाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कतिपय कारणों से इसको आईपीसी के अंतर्गत लाया गया है। कम्युनिटी सर्विस का जो प्रावधान किया गया है उससे कांडों की संख्या में काफी ज्यादा कमी आएगी और इस प्रकार का प्रावधान दूसरे देशों में है, खास करके अमेरिका वगैरह में इसका प्रावधान पहले से ही है। जो 2-4 बातें जो मैं अपनी ओर से कहना चाहूंगा, एक आईपीसी की धारा जो है 2021 और जो नए भारतीय न्याय संहिता में है, इसमें है कि नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड अंडर 7 years of age, सेक्शन 20। सेक्शन 21 है नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय ए चाइल्ड अबव 7 years of age and under 12 years of age who has not attained sufficient maturity of understanding to judge of the nature and consequences of his conduct on this occasion. It has been said about a child who is more than 7 years of age, and it has been said about a child who is under 12 years of age. Nothing has been said again about a child who is of 7 years of age. So what about a child who is 7 years of age? He is neither
less than 7 years, not to less than 12 years. धारा 420 क्या हुआ बताइए। 420 क्या हुआ है बताइए। 420 तो कौन है? 420 अभी क्या हुआ है बोले। 420 नहीं, 493 और 377 की बात कर रहे हैं। 420 क्या हुआ है बताइए ना, हम लोगों को जानना चाहिए। हाँ बिल्कुल। 420 क्या हुआ? आप बोलिए। धारा 377 और 483 ये सुप्रीम कोर्ट के प्रावधानों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के आलोक में इसको डिलीट कर दिया गया। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि भारतीय समाज के नॉर्म्स के अनुसार और नॉर्म्स के दृष्टिकोण से ये न 377 समाप्त होना चाहिए और न 483 समाप्त होना चाहिए। ये दोनों प्रावधानों को रहना चाहिए। ये जो अब मेंटल इलनेस की जगह पर पुनः अनसाउंडनेस ऑफ माइंड स्थापित कर दिया गया है, इसलिए अब इसमें कोई विवाद की बात नहीं है। बहुत सारे जो एरर्स थे, स्पेलिंग मिस्टेक्स थे, क्रॉस रेफरेंसेस थे, उन सारी चीजों को दूर कर दिया गया है। जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स की परिभाषा को काफी विस्तारित कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटल रिकॉर्ड जो हैं उन सबको इसमें सम्मिलित कर दिया गया है। एविडेंस को भी काफी विस्तारित कर दिया गया है। उसमें भी जो एक्यूज और विटनेसेस और एक्सपर्ट्स और विक्टिम्स ये सब के मीनिंग्स को काफी विस्तारित किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से इनको इंफॉर्मेशन इकट्ठा किया जा सकता है। एक अंत में बात कहते हुए अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा कि कुछ एक प्रोविजन अभी भी ऐसे हैं जिनमें मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसमें जो सजा है वो कम है। जैसे फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो सजा है वो आईपीसी की सजा से ज्यादा है, बावजूद इसके इसमें सजा अपर्याप्त लगती है। इसी तरह से जो इम्पर्सनेट करता है किसी पब्लिक सर्वेंट को, उसमें जो सजा का प्रावधान किया गया है 3 माह तक का कारावास या 5,000 रुपये का जुर्माना, ये भी सजा कुछ कम लगती है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, एज ए एक्स पुलिस अफसर मैं कहना चाहूंगा कि जब हम इस कॉलोनियल एरा की बात करते हैं और ये बात करते हैं कि ये कानून ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था और ये कानून एक खास पर्पस के लिए बनाया गया था, उनकी खिलाफत जो करते थे उनको दंडित करने के लिए बनाया गया था, तो पुलिस को ब्रिटिशर्स ने कभी अच्छी निगाह से नहीं देखा, कभी उन पर विश्वास नहीं किया, उनकी बातों पर विश्वास नहीं करने का उनका कारण था। आज जब हम नया कानून लेकर के आ रहे हैं, हालांकि इसके दोनों पहलू हैं, फॉर में भी है, अगेंस्ट में भी है, लेकिन जो स्टेटमेंट बिफोर द पुलिस अफसर इज नॉट एडमिसिबल बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ, जिस पर विचार किया जाना चाहिए। जो भी फ्री कंट्रीज हैं, डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, उनमें उन्होंने विभिन्न माध्यमों से इसको सर्कमवेंट करके ये सुनिश्चित करने का कार्य किया है कि जो उनके समक्ष जो एविडेंस आता है वो किस प्रकार से सही तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, और यदि वो किसी प्रकार की गड़बड़ी करते हैं तो किस प्रकार से उनको दंडित करने का प्रावधान किया जा सकता है, ताकि ये जो भी आए, जो भी उनके समक्ष बयान आए, उसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो। और गड़बड़ी पाई जाती है तो उसके आधार पर उसको सबूत के तौर पर उतना इम्पोर्टेंस देने की जरूरत नहीं है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि बहुत सारे तरीकों से इस तरह की
जो चीजें हैं उसको समाप्त की जा सकती है। और कितने साल तक पुलिस पर आप अविश्वास करते रहेंगे? इन्वेस्टिगेशन तो उन्हीं को करना है, केस डायरी तो उन्हीं को लिखनी है, तो केवल स्टेटमेंट उनके समक्ष जो आएगा उस पर कहिएगा कि ये इनएडमिसिबल है, इसको कोर्ट में इसकी मान्यता नहीं है, तो इस पर विचार किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।